नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। धर्म मीमांसा भारत विद्यान्यास का यूट्यूब चैनल है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। मित्रों, आज 25 जून है। आज के दिन ही 1975 में, यानी आज से 49 वर्ष पहले, 50 वर्ष होने को आ रहे हैं उस घटना के, आपातकाल इंदिरा गांधी ने केवल अपनी कुर्सी जाते देखकर लगा दिया था। सारे देश में लोकतंत्र का गला घोंट दिया था और हम सब लोग उसमें बहुत ही प्रताड़ित किए गए थे। जो भी निर्भीक पत्रकार थे उनको अधिकांश को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी थी। जो लोग दब गए झुक गए उनकी बात अलग है। कुछ लोगों को भूमिगत होकर काम करना पड़ा। जो लोग भूमिगत नहीं हो पाए उन्हें जेल जाना पड़ा। 25 जून की आधी रात ही सभी प्रमुख नेताओं को जेल भेज दिया गया और भयंकर दमन किया गया लोकतंत्र का। कांग्रेस पार्टी कितनी भयंकर और क्रूर पार्टी है, यह 25 जून 1975 को सब प्रकार से सिद्ध हो गया। इतना ही नहीं, उसके भीतर भारत से कोई प्रेम नहीं है। इसका प्रमाण तब मिला जब 3 जनवरी 1977 को उन्होंने भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रिएम्बल में ही संशोधन कर दिया, जो संशोधन सब प्रकार से अवैध था। और वो अवैध संशोधन अभी तक चल रहा है, जिसकी हम अभी चर्चा करेंगे। तो जो मूल संविधान है उसमें भारत को प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य यह घोषित किया गया था। इंदिरा गांधी ने इसे एक संशोधन के द्वारा सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कर दिया। ये जो तुक भिड़ाई गई थी, ये भी बहुत सोच समझ के, योजना पूर्वक। सोवियत संघ यूएसएसआर था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रिपब्लिक, तो उसका शॉर्ट फॉर्म होता था यूएसएसआर। और सोवियत संघ के डिक्टेशन पर, सोवियत संघ के निर्देश पर इंदिरा गांधी ने भारत के राज्य को एसएसएसडीआर बना दिया। यूएसएसआर तो सोचे कि उससे ध्वनि साम्य होना चाहिए, तो ये हो गया एसएसएसडीआर, सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब ये संविधान का मजाक उड़ाना था, क्योंकि मूल संविधान में तो ये संप्रभु गणराज्य है। संप्रभु गणराज्य का अर्थ होता है कि जनता संप्रभु है और वो अपने देश को जैसा चाहेगी चलाएगी, किसी एक मतवाद के अधीन नहीं होगा, बल्कि व्यापक भारतीय आदर्श और उसकी परंपरा और भारत के लोगों का जो मानस है, उनकी बहुमत की, बहुसंख्यकों की जो आकांक्षा होगी, उसके अनुसार भारत का राज्य चलेगा। ये होता है प्रभुत्व संपन्न गणराज्य। और इन्होंने क्या बना दिया? सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो सोशलिस्ट बनाते ही ये अलोकतांत्रिक हो गया, क्योंकि सोशलिस्ट एक आइडियोलॉजी है। सोशलिस्ट एक मतवाद विशेष है। किसी भी देश में कुछ लोग सोशलिस्ट होते हैं, सारा देश, कभी संसार का कोई भी देश ऐसा नहीं है जो पूरा देश सोशलिस्ट हो। सोवियत संघ को सोशलिस्ट बनाया था, उसके विरुद्ध लगातार युद्धरत रहे लोग, और वो आज एक क्रिश्चियन स्टेट है ना। जबकि सोशलिस्ट जो है वो इररिलीजियस, रिलीजन के विरोधी होते हैं या रिलीजन से निरपेक्ष होते हैं। तो चीन में भी कभी उन्होंने उसको सोशलिस्ट कह रखा है, लेकिन निरंतर युद्ध चल रहा है। तो सोशलिस्ट स्टेट कभी भी लोकतांत्रिक गणराज्य नहीं होता। तो इसको सोशलिस्ट कहना लोकतंत्र की हत्या थी। कांग्रेस ने 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया और फिर आपातकाल समाप्त होने के पहले
लोकतंत्र की हत्या कर दी, संविधान की हत्या कर दी, भारत के संविधान को नष्ट कर दिया। भारत राष्ट्र की पहचान और विशेषता और इसकी सर्वसम्मत जो छवि थी कि ये लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, प्रभुत्व संपन्न, उसकी बजाय इसको इसकी तो प्रभुता खंडित कर दी। जैसे ही आपने इसको समाजवादी कहा, प्रभुता खंडित हो गई, क्योंकि समाजवादी गणराज्य है तो ये समाजवादी विचारकों के द्वारा नियंत्रित होगा। समाजवादी विचारक सारी दुनिया में किसी भी राज्य, नेशन स्टेट में थोड़े से ही हैं, 10-5 लोग। तो कोई भी समाजवादी गणराज्य कभी भी लोकतांत्रिक नहीं होता, क्योंकि वो जनता का राज्य नहीं होता। वो अपने आप को जनता का प्रतिनिधि कहने वाले आइडियालॉग का, विचारकों का राज्य होता है। और विचारक तो भयावह चीज है, क्योंकि विचारक ये मानते हैं कि बाकी और के पास विचार की शक्ति नहीं है, हम जो कहें वैसा लोग करें। तो सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट आदि ये सब क्या है? ये विचारक हैं। और विचारक सदा लोकतंत्र विरोधी होता है, विचारक मानवता विरोधी होता है, विचारक राष्ट्र विरोधी होता है, और विचारक समाज विरोधी होता है, क्योंकि वो चाहता है कि हमारे विचार और हमारे अधीन जो हमारा संगठन है उसके कंट्रोल में सारा समाज रहे, मेरे विचार के अधीन रहे। और कंट्रोल लाने के लिए क्या है? कंट्रोल लाने के लिए हमारी पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन है, उस संगठन के अधीन हम पूरे देश को जकड़ के रखेंगे, चाक चौबंद हर तरह से कंट्रोल करके रखेंगे, डोमिनेट करके रखेंगे। तो विचारक ये होते हैं। तो भारत के संविधान बनाने वालों ने भले वायसराय के कहने पर संविधान बनाया, भले अंग्रेजों के दबाव पर बनाया, और ऐसे अंग्रेजों के दबाव पे बनाया जिनके पास स्वयं संविधान नहीं था। इसलिए वो भारत के नेताओं से ये कहने के अधिकारी ही नहीं थे कि तुम एक संविधान बनाओ। फिर भी इतने दबाव में, इतना दबकर उन्होंने संविधान बनाया, तो भी इसको किसी मतवाद के, किसी विचारकों के कंट्रोल में नहीं रखा। कहा वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग इसे प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाते हैं। यानी भारत के लोग ही प्रभुत्व संपन्न हैं, भारत के जनगण ही प्रभुत्व संपन्न है, कोई विचारक प्रभुत्व संपन्न नहीं है। क्योंकि विचारक जब प्रभुत्व संपन्न होता है तो वो लोक को खा जाता है, लोकतंत्र को खा जाता है, गणराज्य को खा जाता है। वो अपने विचार के अधीन संपूर्ण नेशन स्टेट को चलाता है, और उस नेशन स्टेट को दबा कर रखने के लिए एक पार्टी बनाता है, उसे पार्टी विद एन आइडियोलॉजी कहते हैं। जितनी भी पार्टियों की कोई भी आइडियोलॉजी होती है वो सब लोकतंत्र विरोधी होते हैं, राष्ट्र विरोधी होते हैं, और राष्ट्र को दबाना चाहते हैं। तो इसकी छूट तो दी गई कि आप कोई आइडियोलॉजी की पार्टी बना लो, लेकिन देश लोकतांत्रिक रहेगा, वो किसी पार्टी की आइडियोलॉजी के अधीन नहीं रहेगा। ये संविधान निर्माताओं को स्पष्ट था। तो इस प्रकार भारत को सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना अवैध कार्य था, संविधान की हत्या थी, भारत राष्ट्र की हत्या थी, भारत राष्ट्र के मर्म और सार की हत्या थी, भारत राष्ट्र के मूल मनोभाव और उसकी परंपरा की हत्या थी, और बहुत बड़ा पाप कांग्रेस ने किया। इसके बाद वो वस्तुतः मुंह दिखाने के लायक नहीं है, लोकतंत्र के विषय में एक शब्द बोलने लायक नहीं है, लेकिन क्यों बोल रहे हैं इस पर आज चर्चा करेंगे। अब जो दूसरा इसमें सबसे बड़ा अपराध हुआ कि संविधान में, संपूर्ण संविधान में तिथि एक ही जगह अंकित होती है अधिकृत रूप से, वो है उसके प्रियम्बल या उद्देशिका में। तो जो भारत का संविधान है, जो प्रियम्बल है, उसका उद्देशिका है, उसमें नीचे उसके लागू होने की तिथि है। उसमें क्या कहा है? वी द पीपुल ऑफ इंडिया in our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। हम भारत के लोग दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा से में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, जो मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी थी, उस तिथि को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। कौन? भारत के लोग। किस तारीख को? 26 नवंबर 1949 को। और इन्होंने 3 जनवरी 1977 को संविधान की हत्या कर दी। उसके प्रियम्बल को प्रभुत्व संपन्न गणराज्य के स्थान पर समाजवादी सेकुलर लोकतांत्रिक गणराज्य बना दिया। अरे नाश कर दिया।
महापाप कर दिया। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि ये इसके नीचे तारीख वही रहने दी, 26 नवंबर 1949। ये तो फ्रॉड है, ये तो झूठ है, ये तो अवैध हुआ। ये संशोधन इसलिए अवैध हो गया कि जिस तारीख को यह संशोधन किया गया वो तारीख उसमें प्रिएम्बल के नीचे हस्ताक्षरित नहीं की गई। आज भी जो संविधान की जितनी प्रतियां निकलती हैं उसमें यही लिखा रहता है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। हम भारत के लोग दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अभी भी वही डेट है। तो जो 3 जनवरी 1977 को आपने संशोधन किया वो डेट नहीं है। जिस डेट को ये संशोधन किया गया वो डेट संविधान की किसी भी प्रति में आज तक नहीं है। तो ये अवैध है, अवैधानिक है, पूरी तरह कूड़ा है। ये संशोधन ही अवैध है, लेकिन ये संशोधन चल रहा है। इसका एक और अर्थ है, जैसे ही ये डेट डाल दी जाती कि हम भारत के लोग आज 3 जनवरी 1977 को इस भारत गणराज्य को प्रभुत्व संपन्न गणराज्य के स्थान पर समाजवादी सेकुलर गणराज्य बना रहे हैं, तो नीचे 3 जनवरी 1977 लिखना पड़ता, तो ये दूसरा संविधान हो जाता। ये पुराना संविधान रह ही नहीं जाता। और दूसरा संविधान इस तरह चोरी चुपके, झटके से, झूठ से बनाने का कोई प्रावधान ही नहीं है। जो भारत का संविधान है, ये जो भारत का संविधान है, इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप चुपके से प्रिएम्बल में वो उसका मूल स्वरूप ही बदल दो, प्रभुत्व संपन्न गणराज्य को सोशलिस्ट गणराज्य कह दो, और ये बताओ भी नहीं कि हमने नया संविधान रच दिया। नया संविधान इस तरह नहीं रचा जाता। अगर नया संविधान रचना है तो उसकी एक प्रक्रिया है। संविधान सभा आप बुलाएंगे, उसके सब नियम है कि 3/4 बहुमत से किन किन विधायिकाओं के द्वारा पारित होना चाहिए, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, सब दिया हुआ है। तो कुछ नहीं किया। तो अगर आप 3 जनवरी 1977 से ही भारत के राज्य को सेकुलर सोशलिस्ट रिपब्लिक दिखा रहे हैं तो आप झूठ बोल रहे हैं, संसार के सामने झूठ बोल रहे हैं, आप बहुत बड़ा असत्य बोल रहे हैं। और इसलिए यह संविधान संशोधन आरंभतः शून्य है, जिसे कहते हैं वाइल्ड एब अनिशियो, वाइल्ड अब अनिशियो, आरंभतः शून्य। ये संशोधन अवैध है, रद्द होने योग्य है, लेकिन आज तक किसी ने नहीं किया। तो 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था, जो वस्तुतः संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित हुआ था, 3 जनवरी 1977 को आपने उस संविधान की हत्या कर दी। और इसके बाद उसमें जो नया रूप दिया, प्रभुत्व संपन्न गणराज्य को समाजवादी सेकुलर लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित कर दिया, और ऊपर से कह दिया कि ये उसी से है, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950 से ही है। इतना बड़ा झूठ सारे संसार के सामने, ऐसा सरासर झूठ राज्य के बल पर आपने चला दिया। ये कितनी गलत बात है, और इससे भारत की प्रतिष्ठा को कितना आघात लगता है। लेकिन आज का जो विषय है वो ये है कि साहब, इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया, भारत की इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या की, भारत राज्य के चरित्र को बदल दिया, इसके लोकतांत्रिक प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य को सोशलिस्ट सेकुलर गणराज्य बना दिया। एक आइडियालॉजी के अधीन, एक आइडियालॉग के अधीन, एक मतवाद के अधीन, अल्पसंख्यकों के एक विचार के अधीन गणराज्य को ला दिया, और इस प्रकार यहाँ से लोकतंत्र नष्ट कर दिया। भारत को समाजवादी सेकुलर गणराज्य कहने का अर्थ है ये लोकतांत्रिक नहीं है, ये किन्हीं सोशलिस्ट आइडियालॉजी को मानने वाले लोगों के कंट्रोल में है। फिर वो लोकतंत्र नहीं रहा, वो तो अलोकतांत्रिक हो गया, वो तो पांथिक हो गया, वो तो किसी चर्च या किसी पार्टी विशेष का
अनुगत हो गया या उसके कंट्रोल में हो गया। तो क्या, या पार्टी नहीं तो पार्टियों का झुंड, फेडरेशन ऑफ पार्टीज, ऐसी पार्टियां जो सबकी सब इस बात पर सर्वानुमति है कि ये सोशलिस्ट होगा और सेकुलर होगा। लेकिन उसके बाहर पार्टियां हैं, उसके बाहर की पार्टियां हैं जो इसमें राजधर्म चलाना चाहेंगी, सनातन धर्म के अनुसार चलाना चाहेंगी, भारत को, भारत की अपनी परंपरा, अपनी स्वदेशी राज्य परंपरा, ज्ञान परंपरा, लोक व्यवहार परंपरा, मान्यताएं, आस्थाएं उनसे चलाना चाहेंगी। आपने तो सबको नकार दिया, तो आप लोकतांत्रिक गणराज्य नहीं रहे। लेकिन मुख्य बात यह है कि जब इतना बड़ा पाप इंदिरा गांधी ने किया तो सारे भारत की जनता ने, भारत के लोगों ने, भारत के बहुसंख्यकों ने उसका विरोध किया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी दबाव पड़ा, जिसके कारण इनको आपातकाल हटाना पड़ा और फिर चुनाव हुआ जिसमें पहली बार ये सफाया हो गया इनका ठीक से। लेकिन मुश्किल ये है कि इसके बाद जो लोग जीत कर आए उन्होंने इस संशोधन को जारी रखा। यानी इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर भारत को मुख्य सजा क्या दी? इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर भारत को मुख्य सजा यह दी कि प्रभुत्व संपन्न गणराज्य को सोशलिस्ट सेकुलर गणराज्य बना दिया। समस्त जनता के विचारों के द्वारा शासित लोकतांत्रिक गणराज्य को किसी मतवाद विशेष के मानने वाली पार्टियों के फेडरेशन का गणराज्य बना दिया। ऐसी पार्टियां जो सेकुलर सोशलिस्ट मतवाद को माने, तो ये तो महापाप है, ये तो लोकतंत्र की हत्या है। और जो लोग इस हत्या के विरोध में जनता के द्वारा लाए गए, उन्होंने ये हत्या आज तक रहने दी। तो इंदिरा गांधी ने भारत को क्या सजा दी? इसके संविधान में अवैध ढंग से संशोधन कर दिया, चुपके से संशोधन किया 3 जनवरी 1977 को और बता दिया कि ये 26 नवंबर 1949 से ही ये संशोधन है। महाझूठ। दूसरे जो लोकतांत्रिक गणराज्य था उसको सेकुलर सोशलिस्ट गणराज्य बना दिया। महापाप। अब जो लोग सत्ता में आए उन्होंने क्या किया कि जो अनुच्छेद 352 है आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित, उसमें संशोधन कर दिया। उसमें जो संशोधन कर दिया उससे यह हो गया कि भाई संसद के दोनों सदनों का विश्वास आवश्यक है। अगर आपातकाल की घोषणा होती है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल से सलाह लेंगे, राष्ट्रपति अपने मन से नहीं करेंगे, केवल प्रधानमंत्री के कहने से भी नहीं करेंगे। और 1 माह के भीतर दोनों सदनों के समक्ष ये रखा जाएगा आपातकाल का प्रस्ताव, और जब पारित हो जाएगा और उसमें संसद को भंग या स्थगित करने तो कहीं नहीं कहा है। तो यह सुनिश्चित कर दिया कि कम से कम पार्टियों को धोखे में रखकर इमरजेंसी नहीं लगाएगी। ठीक है, नहीं लगाई जाएगी। यानी पार्टियों ने, विरोधी पार्टियों ने, जो कांग्रेस की विरोधी पार्टियां हैं, उन्होंने अपने लिए इंतजाम पक्का कर लिया कि हमको अंधेरे में रखकर अब इमरजेंसी नहीं लगाई जाएगी। तो अनुच्छेद 352 में मामूली संशोधन कर लिया। हालांकि उस संशोधन से हमारी असहमति है, क्योंकि आप राष्ट्रपति को जब आभास हो जाए कि भारत में युद्ध की स्थिति है, इसके अस्तित्व को खतरा है, तो वो इमरजेंसी लगा सकता है। यही तो इस आपात घोषणा का मर्म है। उसमें क्यों किसी को विश्वास में लेना? 2 साल, 4 साल, 5 साल के लिए राष्ट्रपति क्यों नहीं आपातकाल लगा सकता? इस पर बहस होनी चाहिए माननीय संसद में, और जब संसद में होगी तब होगी, अभी तक तो हुई नहीं है। तो जो संशोधन किया है वो, क्योंकि जब दोनों सदनों में बहस के लिए आएगा तो सारे संसार को पता चल जाएगा कि आपातकाल लगने वाला है। तो जो विदेशी शक्तियां हैं भारत द्रोही, वो अपना तोड़फोड़ शुरू कर देंगी, जैसे इस चुनाव में की थी। कहीं भी इमरजेंसी ढोल बजा के लगाई जाती है क्या? संसार में कहीं भी इमरजेंसी ढोल नगाड़े पीट कर नहीं लगाई जाती, एकदम से लगा दी जाती है। वही इमरजेंसी है, इमरजेंसी, संकट। तो जो संशोधन किया वो बहुत अच्छा नहीं है, हम उससे सहमत नहीं है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि इन्होंने ये तो कर लिया कि पार्टियों को धोखे में रखे बिना ही आपातकाल लगाएंगे। पार्टियों को धोखे में रखकर आपातकाल की घोषणा, आपात घोषणा नहीं की जाएगी, इतना सुनिश्चित कर लिया। तो भी कांग्रेस किसी को धोखे में नहीं रख सकेगी। तो जो कांग्रेस विरोधी पार्टी सत्ता में आई है वो भी किसी को धोखे में रखकर इमरजेंसी नहीं लगा पाएगी। ये बहुत अच्छा है, उसके बहुत मान लीजिए कि अच्छा है। हालांकि हम मानते हैं कि देश के हित में ये नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति को यह अधिकार होना चाहिए कि वो 5 साल तक बिना कोई भी संसद के सामने आए आपात, अगर देश पर खतरा है, जैसे कि क्राउन ऐसे कर सकता है इंग्लैंड का, उसी तरह भारत का राष्ट्रपति भी ऐसा कर सके, ऐसा प्रावधान होना चाहिए। लेकिन छोड़िए, वो तो एक बहस का विषय है। मुख्य बात यह है
कि आपने पार्टियों पर जो संकट आया था उसका हल कर लिया। तो आपातकाल में पार्टियों को जो सजा मिली थी कि आपको अंधेरे में रखकर आपको अचानक औचक में पकड़कर बंद कर दिया बिना विश्वास में लिए, तो ऐसा नहीं कर पाएंगे इंदिरा गांधी, और आप भी नहीं कर पाएंगे। आप राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को अचानक नहीं गिरफ्तार कर सकते। बहुत अच्छा, आपने अपनी रक्षा में उनकी भी रक्षा कर दी, ठीक है। तो जो सजा पार्टियों को इंदिरा गांधी ने दी थी, पार्टियों ने अपनी उससे रक्षा कर ली और उसमें इतना बड़प्पन दिखाया कि कांग्रेस की भी रक्षा कर दी कि जाओ हम तुमको भी अचानक नहीं गिरफ्तार करेंगे, हम सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी अचानक नहीं गिरफ्तार करेंगे, ठीक है। लेकिन देश को तो सजा जहां की तहां है। आपातकाल में इंदिरा गांधी ने भारतवर्ष को जो सजा दी कि इसको लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर सेकुलर सोशलिस्ट गणराज्य बना दिया, वो सजा देश आज तक भोग रहा है। भारत जैसा महान लोकतांत्रिक गणराज्य, जिसकी अत्यंत वैभवशाली लोकतांत्रिक परंपरा है, जिसमें सदा ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रही है, सदा, जिसमें राजा कोई कानून बना ही नहीं सकता था जनता की परंपराओं, मान्यताओं, आस्थाओं और शास्त्रों के सिवाय, यानी शास्त्रों से हटकर, ऐसे महान देश में आपने क्या किया? ऐसे महान देश में आपने एक मतवाद का शासन संभव बना दिया, आपने सेकुलर सोशलिस्ट गणराज्य बना दिया, लोकतंत्र की हत्या कर दी, और वो आज तक भारत सेकुलर सोशलिस्ट रिपब्लिक है। यानी आपातकाल में जो सजा इंदिरा गांधी ने भारत के लोगों को दी थी, भारत के गणराज्य को दी थी, भारत राष्ट्र को दी थी, भारतवर्ष को दी थी, वो सजा आज तक भारत भोग रहा है। क्यों? क्योंकि पार्टियों ने अपनी सुरक्षा का प्रबंध कर लिया, अपने बचाव का इंतजाम कर लिया, अपने को अच्छी तरह बचा लिया, और देश से क्या मतलब है? सत्ता मिल गई बस। अरे असली अन्याय तो इंदिरा गांधी ने भारतवर्ष के साथ किया था, यहाँ की परंपराओं के साथ, यहाँ की संस्कृति के साथ, यहाँ के राजनय के साथ, यहाँ की ज्ञान परंपरा, यहाँ की शासन परंपरा, यहाँ की राजधर्म परंपरा, सबको नष्ट कर दिया और विश्व के लोकतांत्रिक प्रवाह को भी नष्ट करने की कोशिश की, उसको एक कम्युनिस्ट स्टेट बनाने की कोशिश की। समाजवाद, सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक क्या होता है? कम्युनिस्ट स्टेट। ऑफिशियली ये कम्युनिस्ट स्टेट घोषित है। सोशलिस्ट का मतलब होता है कम्युनिस्ट, एकाधिकारवादी, एकाधिपत्यवादी, तानाशाह। अब हमारे नेता शील और सदाचार में अच्छे हैं तो वो तानाशाह नहीं है, लेकिन संविधान तो तानाशाही का पूर्ण अधिकार देता है नेताओं को। सेकुलर सोशलिस्ट का अर्थ ही होता है तानाशाही के द्वारा नियंत्रित शासन, किसी एक मतवाद की तानाशाही, किसी एक राजनीतिक विचार की तानाशाही, किसी एक राजनीतिक मतवाद का एकाधिपत्य, इसे कहते हैं सोशलिस्ट। और सोशलिस्ट ऐसी विचित्र बात है कि दुनिया में आज तक सोशलिज्म परिभाषित नहीं है। योग शास्त्र की भाषा में यह शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प है। शब्द, एक शब्द है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट क्या होता है ये संसार में कोई आज तक नहीं जानता। कोई भी अपने को सोशलिस्ट कह देता है, कोई अपने को राष्ट्रवादी सोशलिस्ट कहता है, कोई अपने को क्रिश्चियन सोशलिस्ट कहता है, कोई अपने को कम्युनिस्ट सोशलिस्ट कहता है। यानी सोशलिस्ट का क्या अर्थ है कोई नहीं जानता, इसमें सैकड़ों मत है। और जो शासक आता है वो जिसे चाहता है उसे सोशलिज्म कह देता है, क्योंकि सोशलिज्म का मूल अर्थ तो था कि राज्य के समस्त संसाधनों पर, राष्ट्र के समस्त संसाधनों पर राज्य का, यानी राज्यकर्ता पार्टी और मतवाद का नियंत्रण। राज्यकर्ता पार्टी और उसके मतवाद का राष्ट्र के समस्त संसाधनों पर नियंत्रण, इसे ही सोशलिज्म कहते हैं। लेकिन इस नियंत्रण के भी सैकड़ों प्रकार हैं। जर्मन सोशलिस्ट अलग होते हैं, फ्रेंच सोशलिस्ट अलग होते हैं, ब्रिटिश सोशलिस्ट अलग होते हैं, यूएसए के सोशलिस्ट अलग होते हैं, चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड के सोशलिस्ट अलग थे, सोवियत संघ के सोशलिस्ट अलग थे, और चाइना के सोशलिस्ट अलग हैं। और सोशलिज्म की अपनी अपनी व्याख्या है, मनमानी व्याख्याएं हैं, यानी ये एक अपरिभाषित शब्द है और जमीन पर इसका कोई रूप नहीं उतरा है कि ये सोशलिज्म है। परस्पर नितांत भिन्न और परस्पर विरोधी राज्य के रूपों को सोशलिस्ट कहा जाता है। तो ये क्या है? शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः। समाजवाद नाम की कोई वस्तु सत्ता नहीं है, कोई नहीं जानता कि समाजवाद क्या है।
जिस पार्टी का शासन हुआ उसके नेता की जो मर्जी आई वो बकबक कर दिया, वही समाजवाद है। तो समाजवाद क्या है? किसी एक छल बल तीन तिकड़म से सत्ता में आई हुई पार्टी के उतने ही छल बल तीन तिकड़म से पार्टी प्रधान बने नेता के दिमाग की खुजली या बकबक, और उस बकबक का उद्देश्य दूषित है, प्रयोजन दुष्ट है, वो संपूर्ण समाज पर कंट्रोल चाहता है। ये तो उसका अहमकपन होता है प्राय, क्योंकि अंत में तो भागवत में कहा ही है कि दृष्टवेदम जय व्यग्रान नृपान हसति भूरियम। विजय पर व्यग्र राजाओं को देखकर पृथ्वी हंसती है। दृष्टवेदम जय व्यग्रान नृपान हसति भूरियम, अहो माम विजिगीषन्ति मृत्यो क्रीडन का नृपाः। विजय के लिए यत्नरत राजाओं को देखकर, पार्टी नेताओं को देखकर, पार्टी हेड्स को देखकर पृथ्वी हंसती है। मृत्यु के ये खिलौने मुझे जीतेंगे। तो भारत भूमि भी हंसती है पार्टी के नेताओं को देख के। अच्छा, तुम सेकुलर सोशलिस्ट रहोगे, तुम भारत की अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो मान्यता है, अपने जो शास्त्र हैं, अपनी जो परंपरा है, उसके अनुसार शासन नहीं करोगे, राजधर्म का पालन नहीं करोगे। राजधर्म क्या है? राजधर्म एक स्पष्ट रूप से व्याख्यायित शब्द है, हमारे शास्त्रों में उसके बारे में विस्तार से लिखा है, और लिखे रहने से कुछ नहीं होता, लिखे रहने की कोई कीमत नहीं है अगर पालन नहीं होता। अनादिकाल से, लाखों वर्षों से, और लिखित साक्ष्य जो अभी भी उपलब्ध है उसके अनुसार भी कम से कम 10,000 वर्षों से, महाभारत के कई हजार वर्ष पहले से आज तक राजधर्म के अनुसार शासन होता रहा है। तो राजधर्म क्या है? एक वस्तु सत्ता है, एक वास्तविकता है, एक तथ्य है, एक सत्य है। राजधर्म यानी सनातन धर्म शास्त्रों के अनुसार संचालित राज्य। तो राजधर्म क्या है? एक वस्तु सत्ता है, एक सत्य है, ये एक तथ्य है। और समाजवाद क्या है? समाजवाद या राष्ट्रवाद या पूंजीवाद, ये सब क्या है? शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः। ऐसे शब्द जिनका संसार में कुछ नहीं हुआ। जर्मनी भी अपने को नेशनलिस्ट कहता था, फ्रांस भी कहता है, इंग्लैंड भी कहता है, सोवियत संघ भी किसी समय रशियन नेशनलिज्म की बात होती थी, चाइना में चाइना नेशनलिज्म की बात होती। राष्ट्रवाद भी शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प, शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प है। और समाजवाद और पूंजीवाद भी, पूंजीवाद यहाँ तो लोग जिसके पास पैसा है सबको पूंजीवादी कह देते हैं, इतना अज्ञान है। अरे पूंजीवाद तो यूरोप में 19वीं शताब्दी ईस्वी में दुनिया की लूट के द्वारा इकट्ठा किए जाने वाले सोना चांदी और धन को पूंजीवाद कहते थे। उसकी एशिया यानी भारत, चीन आदि और उसके साथ अफ्रीका और अमेरिका को लूटा, पापाचार किया, बर्बरता की, नृशंसता की, और उनका सोना और चांदी लूट कर ले आए, तो वो अपने आप को पूंजीपति कहने लगे और पूंजीवादी। पूंजीवाद एक टेक्निकल शब्द है, हर धनी आदमी पूंजीपति नहीं होता, उसको पूंजीवादी नहीं कहते। कैपिटल फॉर्मेशन जब लूट से, डकैती से, छिनैती से होता है, दूसरों का माल हड़प कर, छीन कर, लूट कर, डकैती करके जो सोना चांदी हीरे जवाहरात यूरोप के लोगों ने इकट्ठा किया, नाविकों ने, ठगों ने, बदमाशों ने, तथाकथित राजाओं ने और उनके राजन्य वर्ग ने, तो उसको पूंजीपति कहते हैं, उसको पूंजीवाद कहते हैं। पूंजीवाद एक टेक्निकल शब्द है, हर धनी आदमी थोड़ी पूंजीवादी होता है। तो पूंजीवाद भी क्या है? शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प। राष्ट्रवाद शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प। समाजवाद शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प। और राजधर्म, राजधर्म एक वस्तुनिष्ठ सत्ता, एक वास्तविक सत्य। तो ये वस्तुनिष्ठ सत्ता के स्थान पर शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प को चुनना ही सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक या किसी मतवादी शासन को होना है। और आपातकाल में भारत जैसे महान लोकतांत्रिक गणराज्य को एक राजनीतिक मतवाद का अधीन राज्य, यानी इस प्रकार बहुत ही दयनीय और बहुत ही वैचारिक ढंग से, बौद्धिक ढंग से दरिद्र राज्य घोषित कर दिया गया। और ये सजा भारतवर्ष आज तक भोग रहा है। पार्टियों ने अपनी सजा, जो इमरजेंसी में गए थे उसके बाद सत्ता पा ली, सब मोटे तगड़े हो गए, सुंदर, सबके पास धन भी हो गया, सब अधिकार भी हो गया, अपने को पेंशन भी बांध ली 19 महीने जेल में रहने से, सारी सुख सुविधा जुटा ली। लेकिन भारत आज तक इमरजेंसी की सजा, आपातकाल की सजा भोग रहा है, क्योंकि भारत के किसी भी
नेता ने इतना नहीं सोचा कि हम तो सत्ता में आ गए, हमने तो इमरजेंसी का विरोध किया तो सत्ता में आ गए। अरे इस देश ने इमरजेंसी का विरोध किया था, इसको तो इस सोशलिज्म और सेकुलरिज्म से उबारो, इसको तो इस नकली असंवैधानिक संशोधन से मुक्त करो। 3 जनवरी 1977 में हुए संशोधन को 26 नवंबर 1949 को आत्मार्पित किया गया बताना बंद करो। आरंभता शून्य वाइड एबेनिशियो जो संशोधन है उसको तो रद्द करो भाई। तुम तो दुनिया में भी हंसी के पात्र हो और भारत के लिए अत्याचार का पर्याय है सोशलिस्ट होना। सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक होना भारत के लिए कितने लज्जा का विषय है। और ये 26 नवंबर 1949 से भारत के लोग अपने आप को सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक बना रहे हैं, ये कहना कितना बड़ा झूठ है। एक ही जगह तिथि का अंकित, एक ही जगह तिथि अंकित है पीएमबिल में, उद्देशिका में। आपने वही तिथि का गोलमाल कर दिया। 3 जनवरी 1977 को बदल दिया, यानी नया संविधान बना दिया। अनधिकृत रूप से आवश्यक संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनाए बिना आपने नया संविधान बना दिया। जो प्रभुत्व संपन्न गणराज्य था उसको सेकुलर सोशलिस्ट गणराज्य बना दिया। ये तो नया हो गया। ये तो बड़ी बड़ी क्रांतियों से होता है, इन्होंने केवल छल से कर दिया। अंग्रेज यहाँ छल से आए थे, अंग्रेजों के उत्तराधिकारी ने छल से प्रभुत्व संपन्न गणराज्य को सोशलिस्ट सेकुलर गणराज्य बना दिया। इतना बड़ा छल चल रहा है भारत के लोगों से, भारत के साथ, भारत के जन, उन निर्दोष, निश्चल और पवित्र सनातन धर्मी लोगों के साथ, राज्य के साथ। ये बहुत ही चिंता का विषय है। मोदी जी से अपेक्षा है कि वो सच्चे जननायक बने और ये जो अवैध संशोधन है इसको अवैध घोषित कर दें। और जो भारत का मूल संविधान है, जो कि जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आदि ने मिलकर बनाया था सर्वसम्मति से, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य भारत को पुनः वही घोषित करें। सेकुलर सोशलिज्म नामक पाप से भारत को मुक्त करें, इतना ही निवेदन है। आपने तो सत्ता का सुख भोग लिया, देश को इमरजेंसी की सजा भोगने को क्यों विवश कर रहे हैं? ये तो अनुचित है, पाप है। इतना ही निवेदन है। आज के दिन ये याद रखना चाहिए कि नेताओं ने स्वयं तो इमरजेंसी का विरोध करने पर इनाम पा लिया, सत्ता पा ली, लेकिन देश ने इमरजेंसी का विरोध किया था उसको अभी तक सजा मिल रही है। किसी नेता के मन में ये करुणा नहीं पैदा होती, दया नहीं पैदा होती, ये अपराध बोध भी नहीं पैदा होता, ग्लानि भी नहीं पैदा होती कि हमने तो सत्ता का सुख पा लिया, हमने तो आनंद पा लिया, देश को हम क्यों सजा दिए हुए, देश को क्यों दंड दिए हैं? जिस देश ने इमरजेंसी का विरोध कर हमें सत्ता सौंपी उस देश को हम अभी तक सजा भोगने दे रहे हैं। अभी तक इस प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य को सेकुलर सोशलिस्ट गणराज्य बनाए हुए हैं। कितना बड़ा अत्याचार है भारत की धरती के साथ। किसी जननायक को यह समझना चाहिए। मोदी जी से सबसे ज्यादा अपेक्षा है। भगवान महाकाल कृपा करें, मोदी जी में सद्बुद्धि आए और वो इस झूठे संशोधन, अवैध संशोधन से भारत को मुक्त करें। और जो भारत का मूल संविधान है, तो भारत के संविधान में मूल रूप से भारत प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित है, वही वास्तविक है। और वो 26 नवंबर 1949 से उसी रूप में अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित है। उसकी पुनः प्रतिष्ठा करें, इतना ही निवेदन है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।